हेलो स्टूडेंट्स। तो ये फोर्थ वीडियो होने वाली है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर। और इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और मिरर वगैरह कर लिया था, तो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो कहाँ पे जाके एंड होगी अभी तो मुझे भी नहीं पता है। तो बेसिकली सर्दियाँ हैं, सर्दियों में रजाई में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब नींद आ जाएगी तब ये वीडियो बंद हो जाएगी, जब नींद आने लग जाएगी तो कोशिश करूँगा कि बेसिकली ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाए इस वीडियो में। तो लंबी वीडियो होने वाली है, पूरा पार्ट देखना। और अगर आप लोग रिवीजन के लिए ये चीज़ देखना चाह रहे हो तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा बाद में, धीरे धीरे करके टाइम स्टैम्प डाल दूंगा सारे प्रॉब्लम्स के, किस किस टाइम से प्रॉब्लम्स कौन से टॉपिक की हैं। तो आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे जा सकते हो, किस लेवल के कौन से प्रॉब्लम आपको करने हैं वो चूज़ कर लेना आप लोग उस हिसाब से। और यहाँ पे वो लिख के मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा फास्ट ही करूँगा मैं, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन सारी पार्ट करते रहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। बट वही चीज़ है, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा रिवीजन के लिए, जिससे आपके बेटर रहे। तो रिफ्रैक्शन जैसा देख लिया आप लोगों ने कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो वो बेंड हो जाती है, अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर लेती है। और इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी, तो मीडियम्स को बेसिकली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किस मीडियम में कितना ज़्यादा स्पीड है, उसके हिसाब से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते हैं। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, वैक्यूम का या एयर का कई बार बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। बाकी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू विल बी इक्वल टू बेसिकली सी बाई वी, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ मीडियम इन दैट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। दूसरा जो होता है, गलती से मेरे से स्नेल्स लॉ लिखा गया, ये बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए था। दो लॉ होते हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। सेकेंड वाले को एक्चुअली ये जो पार्ट लिखा हुआ है म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ये होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है, पहला तो वही चीज़ है घिसा पिटा जो अपना मिरर में था, कि नॉर्मल जो बनेगा, इंटरफेस है ये हमारा, इंटरफेस के इस साइड म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस साइड म्यू टू, और यहाँ पे बनाया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा वन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये थीटा टू है। और यहाँ पे ये सारे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे प्लेन में होंगे, और साथ में ये वाला लॉ भी होगा म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। तो यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म होती है कि जिस भी मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा उसको डेंस मीडियम बोलते हैं। अब इस डेंस का कोई वॉल्यूम डेंसिटी, मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डेंस बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है, ऑप्टिक्स में डेंस बोलने का मतलब कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम है। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है कि मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसके लिए एंगल जो है छोटा आएगा, है ना। तो बोलते हैं कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंगल छोटा कर लेती है डेंसर मीडियम में जाने पे। ठीक है, अब इसी कंडीशन को ज़रा, अगर मैंने सबसे पहला लेक्चर जब स्टार्ट किया था, सबसे पहला लॉ बोला था फर्मेट्स लॉ होता है लाइट के लिए, कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे कम टाइम वाला पाथ चूज करती है। ठीक है, तो जब एक ही तरह का मीडियम था तब तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होती थी, स्ट्रेट लाइन में जाती थी। अब अज्यूम करो कि ये जो लाइन है ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के नीचे वाली साइड पे लाइट की स्पीड मान लो v1 है और ऊपर की तरफ v2 है। अब लाइट की को छोड़ो, मान लो एक आदमी है, इस वाले पूरे रीजन में वो आदमी किधर भी जहां भी जाना चाहे v1 स्पीड से जा सकता है, और इस वाले ऊपर वाले रीजन में v2 स्पीड से जा सकता है, और पॉइंट ए से बी तक उसको जाना है। ठीक है, अगर सब जगह मीडियम सेम होता, मतलब सब जगह सेम वेलोसिटी से चल सकता होता, तो ए से बी सीधा चले जाता। वही अब देखो, अब हम लोग रिलेट करके देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्नेल्स लॉ भी कहीं ना कहीं फर्मेट्स लॉ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो अब हमें पता है चूंकि स्पीड्स अलग अलग हैं, तो एक जनरल रास्ता ले लेते हैं कि इधर से अल्फा एंगल पे होते हुए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया हमने, ये वाले इंटरफेस के साथ नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से अल्फा एंगल पे एक आदमी पहले इस पाथ पे जाता है फिर इस पाथ पे जाता है। टोटल उसको ऐसे रास्ते से जाना है कि टोटल जो है उसका टाइम जो लगे वो मिनिमम लगे। तो उसी चीज़ के लिए कैलकुलेशन देखो यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में देख लो कि ये वाली डिस्टेंस ये वाली होगी y1, ये वाली हो गई y2, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस l है। a एंड b अगर फिक्स पॉइंट्स हैं तो उसके लिए y1, y2 एंड l, दीज मस्ट बी फिक्स पॉइंट्स। आई कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर। तो अगर टोटल टाइम देखूं तो पहले वाले यहाँ से यहाँ तक इस वाले में जो हाइपोटेनस है दैट इज y1 सेक अल्फा बाई स्पीड v1, इतना टाइम लग रहा है। दूसरे वाले में इसी तरह से y2 सेक बीटा, दैट डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा y2 सेक बीटा डिवाइडेड बाई स्पीड विच इज v2।
तो ये टाइम लग रहा है। अब हमें टाइम मिनिमम के लिए dt/d अल्फा 0 कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीटा वाला टर्म भी आ रहा है, तो पहले वाले पार्ट में तो सीधे सीधे हो गया, अल्फा से डिफरेंशिएट किया था, 0 कर दिया डिफरेंशिएशन भी मिनिमम टाइम के लिए। दूसरे में dB/d अल्फा आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो तो यहाँ से ये पूरा तुम्हारा एक्सप्रेशन बन चुका है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए अब हम लोग क्या करें ना, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बच्चों लिखना चालू कर देते हैं, इस वाली डायरेक्शन में। तो देखो ये हो गया, ये y1 के टर्म्स में ये वाली वैल्यू लिख सकते हो, y1 tan अल्फा, दिस हाइट विल बी इक्वल टू y1 tan अल्फा एंड दिस हाइट विल बी इक्वल टू y2 tan बीटा। ये l है, l कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दो इसको अल्फा के टर्म में, तो एक और जगह से डी बीटा बाई डी अल्फा आ रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर जब करोगे ना, तो ये रिजल्ट देखो अपने आप ही निकल के आ गया, जो स्नेल्स लॉ वाला रिजल्ट था, है ना। स्नेल्स लॉ में क्या होता था, म्यू था, और म्यू जो होता है वो वेलोसिटी के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइन अल्फा बाई v1 इधर है, c से इधर मल्टीप्लाई कर दो, c से इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर यही लाइट होती तो c बाई v1 हो जाता μ1 और c बाई v2 हो जाता μ2। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ भी हम एक और तरीका है मतलब थोड़ा मैथमेटिकल तरीका जिससे हम डिराइव कर सकते हैं, करेक्ट। चलो अब इस पे सवाल लगा लेते हैं। अब ये तो हो गए टुच्चे टुच्चे से आसान से सवाल, है ना। एक मीडियम में 45 डिग्री से दूसरे मीडियम में 30 डिग्री पे जा रही है, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड c/3 है, दूसरे में बता दो। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले मीडियम का पता लग गया, वो हो गया कितना 3, दूसरे का μ2 हमें निकालना है, दैट इज c/v2। स्नेल्स लॉ लगाओ, c/v2 सब्सटीट्यूट करो, v2 की वैल्यू आ गई c/3√2। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बच्चों की, अगर हमारे पास ऐसे मीडियम्स हैं जिनकी बाउंड्रीज लगातार ऐसे मीडियम आते जा रहे हैं, बीच में यहाँ पे μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस बीच में मीडियम रखा है, इधर साइड में μ1 का रखा है, कि जिनकी बाउंड्रीज सारी पैरेलल हैं, ठीक है। तो एक लाइट रे अगर आएगी तो अपना रास्ता बार बार बदलती रहेगी, एंगल्स बदलते जाएगी, है ना, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। बट एंगल इस हिसाब से बदलेगी कि अगर इस वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू इधर का एंगल नॉर्मल के साथ जो बन रहा है θ1, तो साइन θ1 इक्वल टू दूसरी साइड का μ2 इंटू साइन θ2। ये दोनों यहाँ पे लिख सकते हो बराबर है, यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, μ2 साइन θ2। अच्छा, क्यों ये हो गया, ये θ2 और ये θ2 क्यों हो गए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, तो ये लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है वो बोल सकते हो कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम एंगल होंगे। इस चीज़ का फ़ायदा लगाते हुए हम लोग लिख सकते हैं μ2 साइन θ2 की वैल्यू फिर μ3 साइन θ3 के बराबर है, एंड सो ऑन। तो जितनी जगह पे देखो किसी भी इंटरफेस का मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, एक साइड इधर ले लूँ μ1 साइन θ1 और एक साइड कहीं दूसरी साइड भी ले सकता हूँ, क्या हो गया, ओके। और दूसरी साइड में यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं कोई भी दो जगह लगा सकता हूँ, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ लूँ इस साइड का नीचे वाला, और एक ये μ5 पे भी लगा सकता हूँ, तो वैसे भी लगा सकता हूँ μ5 साइन θ5 इक्वल टू μ1 साइन θ1। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ μ साइन θ इज कॉन्स्टेंट, पूरे पैरेलल अगर सारे इस तरह के इंटरफेसेस हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन ए ग्लास स्लैब। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सबको आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद से लगाना है, और उसके बाद चेक करना सही हुआ कि नहीं, ठीक है। इस वाले केस में बोल रहा है इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो एक तो सॉरी रिफ्रैक्टेड रे इज नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से एयर से आ रही है एक रे, एक पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी आई एंगल बनाएगा, और बोल दिया आई और आर के बीच ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है यहाँ से। तो देखो ये भी कह सकते हो, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल 180 होना चाहिए था, ये इतना ही 90 हो गया, तो आई प्लस आर शुड बी इक्वल टू 90। अब लगा दो यहाँ पे 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √3 इंटू साइन 90 माइनस आर, दैट मीन्स ये हो गया कॉस आर, उधर ले गए tan आई इक्वल टू √3, दैट मीन्स आई इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट और दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, डिटरमाइन टोटल एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे। एक ये स्फेरिकल हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है, ग्लास का स्फीयर ले लो मान लो, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, बाहर एयर है, ठीक है, एक डायमीटर वाली लाइन ले ली ऐसी, इस पे आके इस वाले पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ, ये तो नॉर्मली बनेगा ना, सेंटर से जाने वाली डायमीटर की लाइन, इससे 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब एक बार यहाँ मुड़ेगी ये, ठीक है, बाहर कहीं ना कहीं हवा में तो निकलेगी ना, जब निकलेगी तो बताना है कितना एंगल वो घूम चुकी है, ओरिजिनल रे कितने एंगल से उसका डिविएशन हो चुका है।
इसको देखो यहाँ पे, तो दो रिफ्रैक्शन होंगे बच्चों, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो बन गया थीटा, ठीक है। इसी वाली लाइन को सीधा मैं ऐसे आगे लेके चले जाता तो एक्चुअली इधर जा रही थी, बट अब यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन के बाद इधर की तरफ मुड़ गई है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो इफ दिस एंगल इज 60 दिस एंगल मस्ट बी 60, और बाद में बन गया थीटा, तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू निकल जाएगी। बेसिकली डेल्टा 1 इज इक्वल टू डिविएशन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, यहाँ पे इस वाले से। फिर ये लाइट रह गई, अब फिर इसको हवा में जाना है तो हवा में फिर मुड़ जाएगी बाहर, ठीक है, क्योंकि इस पे नॉर्मल जो है वो नॉर्मल यही वाला है, ये नॉर्मल है, इस वाली लाइन के लॉन्ग सीधे जा रही थी पहले, यहाँ से ऐसे सीधे जा रही थी, बट यहाँ पे देखो फिर मुड़ गई फाइनली इधर की तरफ, तो अब एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 2 आ जाएगा, वो 60 माइनस ये थीटा हो जाएगा। अच्छा, अंदर के दोनों एंगल थीटा थीटा क्यों लिखे मैंने, जल्दी से सोचो। तो ये देखो कि यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस, तो इसका मतलब अंदर के एंगल्स भी दोनों इक्वल होने चाहिए। थीटा की वैल्यू स्नेल्स लॉ लगा के यहीं पे निकाल सकते हो, 30 डिग्री है, तो देख लो यहाँ पे 60 माइनस 30 के बराबर, यहाँ पे डिविएशन भी हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री, और इधर भी हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी 30 और 30, तो 30 30 60 डिग्री टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये एक देखो मज़ेदार प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है मान लो, ठीक है, इस कंटेनर में एक आदमी देख रहा है अगर ऊपर से, तो ऐसा हो गया ना कि हाइट, जैसे इस कंटेनर की हाइट से थोड़ा ही आदमी की हाइट ज़्यादा है, तो जस्ट ये वाली लाइन देख पाता है, नीचे वाली लाइन नहीं देख, यहाँ का कुछ नहीं दिखता उसे, नीचे बॉटम पे क्या कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से जाने वाली रे ना ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, या यहाँ से जाने वाली रे जो इस एज के ऊपर से आएंगी वो इसकी आंख के ऊपर से चली जाएंगी, तो देख ही नहीं पा रहा है, ऊपर का सारा मामला देख रहा है, यहाँ से लेके इस बीच में जो सब कुछ है ना उसको देख सकता है, लेकिन इधर कुछ नहीं देख सकता है। बट यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है बच्चों, इस एज से 10 सेंटीमीटर दूर पे एक सिक्का पड़ा हुआ है, इस सिक्कों को उसे देखना है, तो वो जुगाड़ क्या कर रहा है, इसके ऊपर पानी डाल रहा है, पानी डालेगा तब वो देख पाएगा, और कितनी मिनिमम हाइट तक उसके पानी डालना चाहिए कि देख पाए, मिनिमम कितनी हाइट तक, ठीक है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ले लो, हाइट भी गिवन है 30 सेंटीमीटर इस कंटेनर की, तो इसको ज़रूर ट्राई करो आप। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ऐसी कहानी हो रही होगी कि रे, तो देखो हाइट ऐसे से बढ़ाते जाओगे, एक मिनिमम वाली जब कंडीशन आएगी ना, तो जो रे बिल्कुल मार्जिनल वाली थी, मतलब जिसको जस्ट देख पा रहा था, ये सीध में जो जा रही थी, ये सीध में, वही रे उसकी आंख में पड़नी चाहिए। तो यहाँ से देखो जो कॉइन से जाने वाली रे है, किसी जगह पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो उसका, थीटा एंगल पे पहुंचे और फिर से वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, तो देख लेगा वो, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प ले ली, स्मॉल h हाइट तक हमने बोल दिया कि ये बेसिकली लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टोटल देखो 30 था, ये इतना हो गया 10, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो हाँ, अब एक और चीज़ पे आ जाओ, दिस एंगल इज़ 45, ठीक है। कैसे मैं बोल सकता हूँ 45 है, यहाँ से देखो ये लाइन जो पूरी बन रही थी ना, इस पूरी लाइन में हाइट इज़ 30 एंड बेस इज़ 30, हाइट बेस दोनों 30 हो गए, तो दिस एंगल मस्ट बी 45। तो यहाँ पे भी वही नॉर्मल के साथ वो भी एंगल आएगा 45, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मल के साथ 45 है, तो ये एंगल हो गया 45। 45 का एक फ़ायदा ये मिला कि इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ध्यान से, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट इज स्मॉल h, तो बेस भी कितना हो जाएगा स्मॉल h, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस स्मॉल h हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी कॉइन तक हो चुका है 10 सेंटीमीटर, तो ये कॉइन से लेके इस वाली लाइन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी h-10, ठीक है। ये मान लिया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले इंटरफेस पे, वाटर एयर के इंटरफेस पे थीटा एंगल बना रही है। अब ये थीटा की वैल्यू हमें निकल जाएगी, तो h कहीं से निकल जाएगा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, स्नेल्स लॉ के यूज से। अब उठा के लिख लो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आई कैन राइट tan थीटा इक्वल टू दिस हाइट दैट इज h-10 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज h। यहाँ से दूसरा, इस वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हो, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 एयर का इंटू साइन 45। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ट्राइंगल ऐसे बना लिया, अब साइन थीटा आ गई तो tan थीटा निकाल लोगे, दैट इज 3/√23, 3/√23, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सॉल्व करोगे h की वैल्यू इतनी आ जाएगी। चलो भाई, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, उस ज़माने में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मीडियम है, जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये मीडियम बेसिकली y एक्सिस के लॉन्ग इधर की तरफ फैला हुआ
है ना, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 मीटर के बीच में हर जगह ये है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है y कोऑर्डिनेट के हिसाब से बदल रहा है, ऊपर जाने पे बदल रहा है, राइट जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। एक रे अगर ऐसे सीधे जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अनडिविएटेड चली जाती। बट ऊपर जाने पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो y के साथ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में सारी कहानी चल रही है। तो रे एंटर कर रही है 0,0 पे इस ओरिजिन पे विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। मैंने दिखाया नहीं है 90 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली दिखाया 90 डिग्री, तो मान सकते यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए आएगी और ऐसे अंदर घुस जाएगी। घुसेगी तो जैसे जैसे घुसती जाएगी ऊपर, अब इसका पाथ जो है इस तरह का होता जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जहाँ से निकलेगी दोनों निकालना है। तो इसको भी आप अच्छे से सोचो, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताई थी। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मान लो पाथ, इसका कर्व पाथ यहाँ पे ऐसे आ गया, इस वाले पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई, और यहाँ पे जब निकल रहा है तो मान लिया कि जो पाथ है, पाथ का टैंजेंट बेसिकली थीटा एंगल बना रहा है, इधर से थीटा एंगल पाथ का टैंजेंट यहाँ पे बना रहा है। तो जो नॉर्मल हुआ इंटरफेस, तो आप ऐसे सोच सकते हो देयर आर इनफाइनाइट मेनी पैरेलल स्लैब्स। कैसी रखी हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसी पैरेलल रखी हुई हैं सारी, और उनकी विड्थ बहुत छोटी छोटी मानो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। बट सिचुएशन इज सेम, जैसा मैंने आपको एक बार बताया था कि कई सारी स्लैब्स अगर पैरेलल रखी हुई हैं तो उनका म्यू साइन थीटा सेम होना चाहिए, वेयर थीटा वाज एक्चुअली एंगल विद द नॉर्मल, है ना। यहाँ पे जो थीटा है दैट इज नॉट द एंगल विद द नॉर्मल, एंगल विद द नॉर्मल इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। इस वाले डायग्राम में देखो नॉर्मल इज दिस, तो एंगल दिस पार्ट हियर विल बी 90 माइनस थीटा। तो वो उतना पार्ट तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, वही चीज को हम लगा रहे हैं। म्यू की वैल्यू इतनी पता है, और म्यू साइन आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो आई की जगह 90 माइनस थीटा डालो, म्यू की जगह ये वैल्यू डालो, इक्वल टू यहाँ का जितना म्यू साइन थीटा है वो होना चाहिए इधर बाहर वाले में भी, और बाहर में एंगल 90 था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का यूज कर सकते हो। तो 1 साइन 90 के बराबर करो, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आई तो एक ट्राइंगल बनाया, जिस ट्राइंगल से हमने उठा के टैन थीटा की वैल्यू निकाली। और ये तो भैया पाथ है ना, ये पाथ है वाई एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग में। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है? टैंजेंट का या स्लोप, टैंजेंट का स्लोप, दैट इज बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज टैन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से आ गई, वाई रेस्ट पावर 3/4। एक्स को दूसरी साइड लेके जाओ, वाई को इस साइड लेके आओ, इंटीग्रेट करो और लिमिट्स लगा दो। एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 था, एक्स इक्वल टू एक्स पे वाई इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से x इक्वल टू 4 इंटू दिस मच आ गई। एमर्ज जब कर रहा होगा तो हमें y कोऑर्डिनेट पता है, बेसिकली ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गए होंगे तो y इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट किया, x की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। इस कोऑर्डिनेट से बाहर रे निकलेगी। अच्छा बता सकता है निकलने के बाद किधर जा रही होगी? यहाँ देखो एयर में आ रही थी तो ऐसे राइट में जा रही थी, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, फिर जब बाद में एयर में हो गई ना तो फिर से पॉजिटिव x डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि म्यू साइन थीटा मस्ट रिमेन सेम। यहाँ पे म्यू 1 है, थीटा 90 है, तो यहाँ पे भी म्यू 1 होगा और थीटा 90 होगा, तो निकलेगी जस्ट वैसे ही 90 बनते हुए सीधे राइट में चली जाएगी। चलो अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका जो प्रैक्टिकल यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में होता है। ये बना दिया मैंने, फाइबर ऐसी है, फाइबर इतनी नैरो होती, इतनी पतली होती, इसके अंदर लाइट रे एक बार घुसी तो ऐसे टकराते रह जाती है। क्यों होता है ऐसा? जब भी किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही होती है, तो ऐसे देखो वी हैव 3 सिचुएशंस हियर, 1 2 3, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ μ1 μ2। बट अभी के लिए हमने मान लिया कि डेंस वाला यही पार्ट है, मतलब μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कि अगर मैं एंगल थीटा की वैल्यू कम रखूंगा, तो पहला केस तीसरा केस हो रहा होगा, है ना। एंगल थीटा की सॉरी पहला केस 1 केस बन रहा होगा, थर्ड नहीं। अगर मैं एंगल की वैल्यू कम रखूंगा थीटा की वैल्यू, तो दूसरी साइड वाला जो आर वाली वैल्यू भी आएगी वो भी कम आएगी, क्योंकि म्यू साइन थीटा इक्वल टू μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन आर होना चाहिए। μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन आर, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू दिस मच, इतना लिख सकते हैं हम लोग। बट ये बात पक्की है, चूंकि साइन आर यहाँ पे आ रहा है, तो साइन की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा 1 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो दिस मस्ट रिमेन लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये μ1 बाई μ2 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स कैन आई से μ1 बाई μ2 मस्ट रिमेन ग्रेटर देन 1। वो बेसिकली वो तो कंडीशन हमने पहले ही स्टेट कर दी कि ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो ये कंडीशन तो पक्की होनी चाहिए कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती। किस पर्टिकुलर एंगल पे?
तो अब जब थीटा की वैल्यू ये बढ़ाते जाएंगे, थीटा की वैल्यू कम थी तब तो रिफ्रैक्शन हो जा रहा था क्योंकि आर की वैल्यू भी कम आ रही थी। थीटा बढ़ाते जाओगे तो आर की वैल्यू भी इस इक्वेशन में, इसी पार्ट में देखो, बढ़ते जाएगा, आर बढ़ते जाएगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ते गया, थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये साइन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब उससे ज़्यादा तुम थीटा बढ़ा ही नहीं सकते थे। क्यों? उससे ज़्यादा बढ़ा देते तो ये इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो राइट हैंड वाला 1 से बड़ा हो जाता था, और 1 से बड़ा साइन आर के लिए कोई आर की वैल्यू मिलेगी नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। और जैसे ही वो कंडीशन आई कि एग्जैक्टली ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये इतना पार्ट जैसे ही एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा, साइन आर की वैल्यू 1, दैट मीन्स आर इक्वल टू 90, मतलब सिचुएशन 2 पहुंच गए। और सिचुएशन 2 है जिसमें थीटा की वैल्यू जो आती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये होना चाहिए था μ2, ये होना चाहिए μ1, और ये 1/μr आएगा। μr बेसिकली डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर के रिस्पेक्ट में, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1/μ2 है। डायग्राम के हिसाब से चलें तो ये ठीक है। तो आप ऐसे हमेशा समझो कि डेंस वाले साइड का म्यू है और रेयर वाले साइड का 1 है, तो या 1 बना सकते हो सेम चीज से डिवाइड करके। तो क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/μr होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा जब एंगल छोटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा होगा, बराबर होने पे ऐसे सेकंड कंडीशन भग जाएगी रे ऐसे। और तीसरे वाले केस में जब थीटा की वैल्यू इससे भी बड़ी हो जाए तो रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन वाले में जैसे भी आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं वो वैलिड रहेंगे। तो ये भी एंगल जब रिफ्लेक्टेड रे जाएगी तो सेम एंगल थीटा से निकलते हुए चली जाएगी। चलो भाई, काफ़ी टाइम लग गया इस पे, नेक्स्ट पे आते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं। दो स्लैब्स हैं पैरेलल एक दूसरे को रखी हैं √2 और √3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे आती है, इसके सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ थीटा फॉर विच द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बाय बोथ द स्लैब्स। दोनों से इसको रिफ्लेक्ट करना है, थीटा की रेंज क्या होनी चाहिए, जल्दी जल्दी देखो। तो दोनों से रिफ्लेक्शन मतलब दोनों से TIR होना चाहिए। तो पहले वाले यहाँ पे एयर है, यहाँ पे जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो पहले वाले के लिए क्रिटिकल एंगल निकालो और दूसरे वाले के लिए क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट I बन रहा है, वो I की वैल्यू जो आएगी तो सेम ही आएगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो देखो ऐसे, इस तरह से ये लाइन और ये लाइन हो गई पैरेलल, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। तो ऑब्वियसली ये रे जितने एंगल से इधर आ रही है आई एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, फिर उतना ही एंगल यहाँ पे इंसिडेंस बनेगा और फिर उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो बेसिकली ऐसे चलती रहेगी, है ना। तो ये एंगल आई की वैल्यू दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल जो आ रहा ना उससे छोटी होनी चाहिए, वरना कहीं रिफ्रैक्शन हो जाता है इसका। तो क्रिटिकल एंगल पहले वाले का निकाला वो आया 45, दूसरे वाले का क्रिटिकल एंगल निकाला वो आया 60 डिग्री। तो आई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो दोनों से छोटा होना चाहिए। हाँ, क्या लिख दिया मैंने, आई ग्रेटर देन 60? नहीं जी, हाँ ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, दोनों से, 45 से भी बड़ा, 60 से भी बड़ा, दोनों से बड़ा मतलब बेसिकली 60 से बड़ा, ठीक है। और 90 से छोटा भी तो होना चाहिए, है ना, 90 से भी बड़ा नहीं कर सकते थे। तो आई की वैल्यू 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, और आई प्लस थीटा इक्वल टू 90 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 30 के बीच में, तो बेसिकली लेस देन 30। चलो एक क्वेश्चन और करो। मान लो इस तरह का ग्लास का हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको प्रिज्म समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे इस तरह का एक राइट एंगल ग्लास की बॉडी मान लो ऐसी है, जिधर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सरफेस AB पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, सीधी सीधी आ रही है। ये वाले एंगल थीटा की वैल्यू बताना है जिससे ये AC फेस को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। दैट मीन्स AC से क्या हो जाए, TIR हो जाए। अब इसी को डायग्राम में यहाँ पे देखो, यहाँ AB सरफेस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो नॉर्मल इंसिडेंस है, सीधे एंटर करते हुए चली जाएगी। यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे देखो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल, इस वाले को मैंने बनाया नॉर्मल, ठीक है। AC के ऊपर यहाँ पे देखो 90 डिग्री वाला बना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 माइनस थीटा। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR के लिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेस AC।
ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्रिटिकल एंगल साइन थीटा इक्वल टू 1/μ, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो ये 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन दिस। थीटा को दूसरी साइड लेके जाओ, दिस शुड बी लेस देन 90 माइनस साइन इनवर्स, और 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स थीटा। तो थीटा शुड बी बेसिकली लेस देन कॉस इनवर्स 2/3। एक क्वेश्चन और लो। इस क्वेश्चन में ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, मतलब आप लोगों ने इमेज वगैरह भी देखी होगी, इसका उल्टा भी होता है कई बार, है ना, कि डाइविंग वाइविंग जो कर रहे होते हैं पानी के अंदर, जब वो बहुत घुस जाते हैं डाइविंग करके, तो अंदर से उन्हें बाहर का पूरा सी से ना हर साइड से हर एज से दिखाई नहीं पड़ रहा होता। एक सर्कुलर पार्ट हो रहा होता है जिसमें से कुछ दिख रहा होता, बाकी पार्ट नहीं दिखता। बाहर से भी ऐसा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो कि एक कोई भी चमकीली चीज़ या बल्ब भी डाल दो पानी के अंदर गहरे में डाल दो, और अगर तुम्हारे पास वो ड्रोन ऑन है, उससे उसका वीडियो बनाने चले जाओगे, अगर ऊपर डाल दिया उसको ड्रोन से, तो तुम्हें दिखेगा कि एक सर्कुलर पार्ट जो होगा वो ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब इतना काफ़ी हिंट है, तो रेडियस बताना उसका, एरिया बताना है। सर्कुलर एरिया मैंने बता ही दिया। अब देखो, सोचो कैसे हो क्या रहा होगा सिचुएशन इसमें, कि यहाँ पे बल्ब है बी पॉइंट पे, एक तो इस वाले इंटरफेस पे वाटर और एयर के इंटरफेस पे, ये जो इंटरफेस है इस पे बी पॉइंट से एक नॉर्मल सीधी लाइन बना दो, तो डेप्थ वही बताएगी, डेप्थ डी है। ठीक है, यहाँ से थोड़े कम एंगल पे ऐसे एक लाइट रह गई, तो इस वाले इंटरफेस पे नॉर्मल के साथ जो ये इतना एंगल, ऐसे इमेजिन करो, ये नॉर्मल बन गया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल छोटा है, और जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा रहेगा तब तक रिफ्रैक्शन होता रहेगा। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब लाइट रे ऐसे निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट रे निकल रही है यहाँ से बाहर। बट ये जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लाइट रे जब पहुँचेगी तो इस नॉर्मल के साथ क्रिटिकल एंगल ही बनाने लग जाएगी, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइट रे ऐसे सीधे जाके 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाएगी। और इससे भी ज़्यादा अगर एंगल ले लेते हैं यहाँ से, ऐसी वाली रे, इसके लिए ये वाला एंगल अब क्रिटिकल से भी बड़ा हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा है, इसको मानो सेंटर पॉइंट, और सेंटर से जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी ले लो, मान लो R ले लिया मैंने, रेडियस है बेसिकली वो चाहे आप राइट में जाओ, चाहे वो लेफ्ट में जाओ, चाहे इस पॉइंट से आप सामने आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ आ रही हो इस वाले पॉइंट से, चाहे अंदर की तरफ, ऐसे देखोगे टॉप सरफेस देखोगे तो एक सर्कुलर रीजन ही बन जाएगा इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए। R रेडियस की सर्कल के अंदर हर जगह से लाइट रे निकल रही है, और बाकी जगह से कहीं से नहीं निकल रही है। तो एरिया बेसिकली πr² हो गया। अब वो पहले R निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू पता है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देख लो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, बेस पता है, तो tan थीटा पता है ना, tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, R/d है। ठीक है, साइन थीटा पता लग गया तो tan थीटा निकाल लिया, R इक्वल टू d tan थीटा, यहाँ से वैल्यू आ गई, और एरिया हो गया πr², दिस मच। चलो, ये क्वेश्चन जो पिछला वाला था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी अपने आप से करते रहना। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल बाउंड्री, है ना। हमारे पास कोई स्फेरिकल बाउंड्री है, जैसे अभी तक प्लेन सरफेस हो रहा था ना, तो उससे हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए जो स्नेल्स लॉ का यूज़ कर रहे थे, बट अब हम बिल्कुल आइडियल कंडीशंस की बात नहीं कर रहे होंगे। अब हम लोग फिर से वही, जैसे मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, पैराक्सियल रेज वाले, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। मान लो ये एक ऐसी कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल बाउंड्री है, कर्व्ड स्फेरिकल बाउंड्री। इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड पे आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर की साइड μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, इस वाले पॉइंट को, ये जो कर्वेचर का पॉइंट है इसका सेंटर कहीं पे होगा, सेंटर, और इस पूरे स्फीयर का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, है ना, और सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन करके ऐसे आगे चलते चले जाओ, तो एक लाइन बना दो, दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक पोल हो गया, और फिर से वही चीज़ है कि सारी जो भी रेस हम लोग बात करेंगे, वो ये एंगल्स जो अल्फा बीटा गामा सारे दिख रहे हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पोल के इधर की तरफ u डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, कन्वेंशंस आर सेम, मतलब कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया करेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, एंड सो ऑन। सारी चीज़ वही कन्वेंशंस है जो मिरर के लिए करी थी हम लोगों ने। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को करके बता रखी है ना। यहाँ पे देखोगे तो दिस एंगल हियर आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कहाँ से आएगा भाई अल्फा प्लस बीटा, देखो जरा, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल,
इसी लाइन को आगे बढ़ाया ना हमने, सेंटर से जो लाइन इस कर्व पे पहुंचेगी सेंटर से, वही तो नॉर्मल बन रही होगी, तो ये नॉर्मल एन कैप बना रखा है देखो। तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या दिया है, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। कहाँ ढूंढते हैं आर, कहाँ है, ये वाला एंगल, आर नहीं सॉरी, आर, हाँ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ना, ये गामा था ये आर था। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है दैट इज आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल बीटा इज द एक्सटर्नल एंगल, दैट मीन्स बीटा मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस गामा, सो आई कैन से आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा, वहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब वही कहानी है फिर से कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और चूंकि एंगल सब छोटे हैं तो साइन आई को आई, आर को साइन आर को आर, ये लिखा, आई आर की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करी। अब फिर से उठा के यहाँ पे ट्राइंगल्स में आ गए, अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसको tan अल्फा भी लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज दिस हाइट h डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू u। ठीक है, इसको माइनस के साइन के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस p पॉइंट के लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस h बाई यू हो गया tan अल्फा। सिमिलरली tan बीटा, जहाँ पे इमेज हमारी बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसको, इस वाले पार्ट के लिए है ना, वो tan बीटा हो गया, तो h बाई आर, और tan गामा वाला पार्ट देखो, गामा वाला एंगल के लिए ये इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड v, चूंकि राइट में बन रही तो पॉजिटिव साइन के साथ। तो अब हमारे पास ये मस्त वाला रिजल्ट आ गया, इसको यूज़ कर लेना है। अब इसमें एक पार्ट आता है कि भाई इसमें भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो मैग्निफिकेशन भी होगा, तो कितना मैग्निफिकेशन होगा उसके लिए सिंपलेस्ट एक ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है ऊपर HO हाइट का, और यहाँ से आई एंगल बनाते हुए एक रे आ रही है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी आर एंगल बनाते हुए, अब उसकी हाइट ऐसे नीचे की तरफ हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप ही समझ लोगे, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा रखा है, तो साइन आई को tan आई लिख दिया स्मॉल एंगल के लिए, और tan आई विल बी इक्वल टू, यहाँ से दिख रहा है हाइट बाई बेस h बाई माइनस यू, और उधर साइड में, अब यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में h पॉजिटिव था u नेगेटिव था, राइट हैंड साइड में देखो हाइट नीचे की तरफ हो गई है, दैट मीन्स हाइट नेगेटिव हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आती है वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ एच आई बाई एच ओ। माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो डायग्राम में दिख रहा है वो हाइट जो है नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है, तो माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअल मैग्निफिकेशन में विद साइन चाहिए होता है ना। तो अब साइन करेक्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस म्यू वन वी बाई म्यू टू यू। चलो जी, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बतानी है और कितना मैग्निफिकेशन है ये बताना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कौन किसी साइड पे रखा हुआ है, इस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के कॉनकेव साइड पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। जल्दी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको फिर उसी तरह से चीज़ें यूज़ करनी है कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर था, इंसिडेंट रे राइट में जाएगी, तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेना, म्यू वन जिस साइड से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ फाइनली पहुँच रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, फॉर्मूला लगाओ फटाफट हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, देर इज ए कलर्ड स्पॉट एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल ग्लास पेपर वेट, है ना, एक हेमिस्फेरिकल ग्लास पेपर वेट है, उसके सेंटर पे एक कलर है, बाहर से उसे देख रहे हो तो कितना दूर दिखेगा अपनी जगह से, शिफ्टेड कितना दिखेगा, मतलब बेसिकली इमेज कहाँ पे बन रही होगी। तो बच्चों यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लगा के जो भी आंसर निकालोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वाज अप्रोक्सीमेटेड, बट इन दिस केस वी डू नॉट नीड एनी अप्रोक्सीमेशन, दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसा देखो सिचुएशन ये हो रही है, स्फीयर के सेंटर पे रे है, अब ये वाली रे जहां पे भी जाएगी ना, जिस भी सरफेस पे पहुंचेगी वो नॉर्मल इंसिडेंस ही हो रहा होगा, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका बन रहा होगा 0, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बन रहा है 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए 0, तो ये अनडिविएटेड चली जाएगी ना, तो बाहर से कोई भी आदमी देखेगा तो वहीं जगह पे देखेगा। बट इसी केस में अगर आप फॉर्मूला लगा देते, यहाँ पे पोल मान लेते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -r, c इक्वल टू -r, ऐसे करके निकालते तो आंसर वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। बट अब हमें पता है
कि वो फॉर्मूला से आंसर जो आएगा वो पैराक्सियल रेज के लिए केवल आएगा और वो भी अप्रोक्सीमेटेड आएगा। बट इन दिस सिचुएशन इट डज नॉट डिपेंड कि आप कहां से देख रहे हो, किसी भी लाइन से देखो। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओनली पैराक्सियल रेज, किसी भी रे के लिए सही है, क्योंकि परफेक्टली कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया कि नॉर्मल इंसिडेंस ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ जाएं तो जल्दी से फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना। चलो, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देखो आप, और फिर से वही अजम्पशंस तो लेके ही चलना है, नहीं कुछ दिया जाएगा तो। ये एक क्वार्टर सिलेंडर है, एक सिलेंडर ऐसा पूरा बड़ा था ना, उसको ऐसे काट दिया 4 पार्ट में, ऐसा क्वार्टर सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एमआर डिस्टेंस पे, फाइनल रे बस बता रहा है कि फाइनली जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे है वो पैरेलल हो जा रही है इस वाली लाइन के, वो पैरेलल हो जा रही है, तो बताना है वैल्यू ऑफ एम कितना होगा। चलो भाई, अब इसमें देखो 2 जगह रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। देयर इज वन रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस सरफेस, और ये वाली सरफेस कैसी है, फ्लैट। क्या फ्लैट सरफेस को कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे तो मेरा चैप्टर का फ्लो देख के भी आप लोग बोलोगे कि पहले फ्लैट सरफेस से या अपरेंट डेप्थ और शिफ्ट वाला क्यों नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया कि वहाँ होते हुए बार बार सब लोग कंफ्यूज, और मैं इसी को फ्लैट को ही बोल देता हूँ कि ये कर्व्ड है, जस्ट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो लो ना इसको, आर पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए इसको कर्व्ड सरफेस ही मानो, बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू क्या रख दो, इनफाइनाइट रख दो। इनफाइनाइट कर्वेचर की आर्क जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस सीधी सी बात है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पे करा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए यू इक्वल टू माइनस ऑफ एम आर। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए पोल इस जगह पे, पोल के लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस एम आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। म्यू 1 कहाँ से आ रही रे, एयर से 1। म्यू 2 कहाँ पे इमेज बनेगी, ग्लास के अंदर 1.5। फॉर्मूला लगाओ फटाक से। तो इसके बाद पहले रिफ्रैक्शन के बाद बोल दिया हमने कि इमेज जहां पे बन रही है दैट इज v1। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आ गई -1.5 एम आर, मतलब कि इमेज बेसिकली पीछे की तरफ बन रही है। अभी ग्लास में ये सब मामला ग्लास में चल रहा है। अब ये जो इमेज है वो इमेज अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, और सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो पोल यहां पे लेना पड़ेगा इस जगह पे। अब पोल से जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। अब पहले जो है इस जगह से आ रही थी माइनस ऑफ 1.5 एम आर, इस वाली जगह से क्या होगी, और भी आर बढ़ा दो उसमें, तो -1.5 एम आर माइनस आर। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि सब लेफ्ट की तरफ ही है। तो फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू u1 v1 माइनस आर। v1 की वैल्यू ये उठा के रखनी है। इमेज कहाँ पे है, रे अगर पैरेलल जा रही है तो कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट ही पहुंचेगी ना। तो इमेज है इनफाइनाइट पे, शुरू कहाँ से रे हो रही है, ग्लास से, और फाइनल कहाँ पहुंच रही है, एयर में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर चूंकि लेफ्ट में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट माइनस आर। अभी आर इक्वल टू माइनस आर देख के कंफ्यूज हो रहे हो, ये यहाँ पे इस आर का मतलब है आर सी समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फॉर्मूले में डालना है। एंड दिस इज द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये उठा के सॉल्व करोगे, इसको यहाँ लेके आओगे, सब सॉल्व किया तो m इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। चलो जी, अब आ जाते हैं लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो लेंस जो होते हैं, वो लेंस एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जहां पे 2 जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। लेंस इज अ ऑप्टिकल डिवाइस विच बेसिकली रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम 2 कर्व्ड सर्फेसेस। 2 सर्फेसेस से रिफ्रैक्शन हो, और 2 की दोनों कैसी होनी चाहिए, कर्व। एटलीस्ट एक जो होनी चाहिए वो कर्व्ड होनी चाहिए। अब उसमें 2 टाइप के हमारे पास लेंसेज होंगे। वन विल बी कन्वर्जिंग, जिसका काम क्या होगा, कन्वर्ज करना, मतलब कि अगर इनफाइनाइट से पैरेलल रेज ऐसे आ रही हैं तो उसको कहीं एक जगह जाके इकट्ठा कर देगा। तो एक डेफिनेशन हो गई कि पैरेलल रेज को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे इकट्ठा कर दे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। तो ये हो गया फोकस पॉइंट। एक पॉइंट कहलाता है इसके अंदर की ज्योमेट्री का, पोल नहीं, यहाँ पे पोल लिख दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर उसको बोलते हैं। इस वाले कॉन्टेक्स्ट में पोल नहीं होता, दिस शुड हैव बीन ऑप्टिकल सेंटर। ओ बोलो, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसी जगह है कि कोई भी लाइट की रे अगर जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए,
तो दैट गोज अनडिविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर का यही एक डेफिनेशन है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ज्योमेट्री के अंदर ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर जहां से लाइट रे जाएगी तो अनडिविएटेड जाएगी। आप कहोगे सर इस वाली जगह पे भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाया, इस वाली जगह पे भी नहीं दिखाया, दिखाया है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मान लो ऐसे टेढ़ी हो गई, बट वो पहुंची कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर पे। फिर यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हुई, लेकिन जिस डायरेक्शन में इधर आ रही थी ना, उसी डायरेक्शन में फाइनल निकल जाएगी, ऐसे सोच लो। तो मतलब इंसिडेंस से पहले और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट हो गया। ऑब्वियसली ये वाला कर्व पार्ट है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कर्वेचर है। इस कर्वेचर का, ये स्फेरिकल कर्वेचर है, तो इसका कहीं सेंटर होगा। इसका सेंटर मान लो इधर C2 है, इस वाले कर्वेचर का सेंटर मान लो C1 है। इन दोनों C1 C2 को ज्वाइन करोगे ना, तो जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब सारी डिस्टेंसेस वगैरह इस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें मेजर करना होता है। कहाँ से मेजर करना होता है, पोल तो अब है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर से। और इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। चलो, दूसरी तरह की डाइवर्जिंग रे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है कि पैरेलल रेस को डाइवर्ज करा देता है, तो डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने के बाद जिस जगह से निकलती हुई दिखाई देंगी दैट इज कॉल्ड फोकस। और फिर से वही है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया। और फोकल लेंथ जो होती है वो कन्वर्जिंग वाले लेंस की ऑलवेज होती है पॉजिटिव। क्यों, वही साइन कन्वेंशन है कि फोकस पॉइंट जो बन रहा है ना, वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बन रहा है और इंसिडेंट रे भी राइट में थी, दैट मीन्स राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। इसमें देखो इंसिडेंट रे राइट में है, बट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बन रहा है फोकस, दैट मीन्स फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब ये अपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट वाले पे आ जाते हैं, और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दिस इज फॉर नॉर्मल व्यूइंग। यहाँ पे नॉर्मल व्यूइंग का मतलब वो नॉर्मल और स्पेशल वाला बात नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल व्यूइंग का मतलब है कि बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके ऑलमोस्ट ऊपर जाके देख रहे हो, दैट मीन्स फॉर पैराक्सियल रेस, ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। ये नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये पानी के अंदर मान लो ऐसा डूबा हुआ है और तुम यहाँ से देख रहे हो तो इस फॉर्मूला वैलिड रहेगा, नहीं, इसके ऊपर से ही देख रहे हो। जस्ट ऊपर नहीं हो तो थोड़ा बहुत 2 4 5 10 डिग्री का इधर उधर एंगल चेंज कर सकते हो, ओनली फॉर दैट। यहाँ ऑब्जेक्ट O वाले पॉइंट पे है, देखो लाइट रे ऐसे सीधे निकली है ना, डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, और बाहर एयर में जा रही है, तो यहाँ से निकली तो ऑब्वियसली जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के साथ एंगल बढ़ जाएगा, तो ऐसे बढ़ गया। तो यहाँ से अगर कोई आदमी ऐसे देख रहा होगा तो उसको लगेगा तो जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है उसी के पीछे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो O की जगह अब वहाँ पे उसे दिख रहा होगा O' पॉइंट पे। तो जो डेप्थ है, पहले ओरिजिनल डेप्थ D थी, अब आदमी को लग रहा है कि ओरिजिनल डेप्थ जो है वो इसकी इतनी ही है, मतलब इस वाली डेप्थ को मैंने बोल दिया D एपरेंट, एपरेंट डेप्थ कितनी लग रही है उसे। फिर से अब इसको डिराइव करने के लिए मैं वही कर्व्ड सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ मस्त, कि इधर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हो गया पोल, दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ2 इज 1, μ1 इज म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट जो है इस वाली जगह से, पोल से यहाँ से लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ था सॉरी, और ऊपर की तरफ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -d। इमेज डिस्टेंस जो है वो -d एपरेंट है, हमें पता ही है नीचे इमेज बन रही होगी तो माइनस साइन लगा दिया। अब इसमें फॉर्मूले में डालो तो d एपरेंट इक्वल टू d/μ आ रहा है। शिफ्ट किसे बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां था वहां से फाइनल जहां पे दिखाई पड़ रहा है एपरेंटली, मतलब बेसिकली जहां पे इमेज बनी ऑब्जेक्ट की, उनके बीच की डिस्टेंस है शिफ्ट, मतलब इतना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जैसे नीला वाला रखा हुआ है और मान लो इसके ऊपर एक के ऊपर एक 2 3 अलग अलग विड्थ की, T1 T2 T3 विड्थ की अलग अलग स्लैब्स रख दी, सारी स्लैब्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, μ1 μ2 μ3। अब ये वाली ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखना चालू होगा, है ना। टोटल इसका शिफ्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो अगर सिर्फ एक स्लैब होती, नीचे वाली स्लैब ये इतनी, इसकी वजह से जो शिफ्ट होता है यहाँ पे देखो कितना होता है, d इंटू 1 माइनस म्यू, तो d की जगह कितना है T1, तो T1 इंटू 1 माइनस μ1 हो गया पहले वाले की वजह से शिफ्ट।
फिर दूसरे वाले की वजह से शिफ्ट निकालो, T2 इंटू 1 माइनस म्यू टू। सिमिलरली तीसरे वाले की वजह से भी निकालो, सब की वजह से ऐसे निकालते जाओ तो टोटल शिफ्ट यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल शिफ्ट इक्वल टू सिग्मा ऑफ TI 1 माइनस 1 बाई म्यू आई। चलो जी एक सवाल लगा लेते हैं इसमें। ये चिड़िया और मछली जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, पता नहीं क्यों। चिड़िया तो मछली खाती है, मछली पता नहीं क्यों जा रही है। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स समझाने के लिए। एट अ गिवन मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज शोन इन द फिगर। इन दोनों के बीच में एक्चुअल रियल वाली डिस्टेंस जो है वो ऐसे दिखा रखी है कि ये जो वाटर का सरफेस है इससे 36 मीटर ऊपर चिड़िया है और इससे 36 मीटर डेप्थ पे ये फिश है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अब तुम्हें बताना है डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम बर्ड एज ऑब्जर्व बाय द बर्ड। बेसिकली ऑब्जर्वेशन अब बर्ड कर रहा है, अब बर्ड देख रही है कि कितनी दूर पे उससे मछली है, तो उसको कितना दिखाई पड़ रहा है। और दूसरे में क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। अब फिश ऑब्जर्व कर रही है, फिश को कितना लग रहा है कितनी दूरी पे है बर्ड, और पहले पार्ट में बर्ड को कितना लग रहा है, और एक पार्ट वेलोसिटी वाला भी है। इसमें ये भी है, दोनों मूव भी कर रही हैं कुछ वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। चलो भाई एक एक करके चालू करो। चलो समझो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये वाली डिस्टेंस x ले लें, वेरिएबल ले लें क्योंकि लास्ट में c पार्ट वेलोसिटी वाला भी निकालना, और ये डिस्टेंस y ले लें। ठीक है, तो ये भी गिवन है dx बाई डी टी इक्वल टू -1, dy बाई डी टी इक्वल टू -1। बेसिकली x एंड y दोनों छोटे हो रहे हैं, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। x इज बेसिकली डिस्टेंस, है ना। एरो पे मत जाना, कोई पूछने लग जाना इसमें कि उधर ऊपर एरो लिया था नीचे। ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये लेंथ है, लेंथ का रेट ऑफ चेंज। तो लेंथ अगर छोटी हो रही है तो -1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाई बर्ड, फिश एज सीन बाई बर्ड। ये चिड़िया देख रही है, तो चिड़िया को जितना हवा का रास्ता है वो तो सीधा सीधा साफ दिखेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी ना। वाई डिस्टेंस तो देखेगी देखेगी फिश की, बट फिश अब उसे यहाँ की जगह थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रही होगी, तो उसकी फिश की जो डेप्थ है वो x है। तो बाहर वाली साइड से अगर देखेगा तो कितना दिखेगा, एयर वाली साइड से x बाई म्यू दिखेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपने से कितनी दिखाई पड़ेगी, y प्लस एक्स बाई म्यू। वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करो, 63 आ गया। दूसरी साइड में जाओगे तो अब फिश जब ऑब्जर्व कर रही है तो जो ऑब्जर्वर हो ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कर दिया करो 1, ये ध्यान रखे। तो कैसे 1 करोगे कि इधर का 1 था, इधर का 4/3 है। अब मुझे पानी का 1 करना है तो मैं क्या करूंगा, 4/3 से डिवाइड कर दूंगा। तो करना मुझे दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो एयर का 1 को मैं 4/3 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो अब ऐसे सोचो, इधर हवा है, इधर एक विशेष तरह का कुछ मटेरियल है, उस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 है ना। सॉल्व करने के लिए काम करेगा। तो अब ये फिश अपनी वाली जो डिस्टेंस यहाँ से इंटरफेस से देखेगी वो x तो दिखेगा ही दिखेगा। अब इस वाले पार्ट की जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगी वो d बाई म्यू हो जाएगी। दैट मीन्स y डिवाइडेड बाई म्यू की जगह कितना आएगा, 3/4, है ना। तो 36 डिवाइडेड बाई 3/4 ये आ गया। तीसरे पार्ट में वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ फिश, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड तो देख ही लिया, यही है y प्लस एक्स बाई म्यू। फिश जो है कितनी दूर पे दिख रही है बर्ड को, वो इतना है x प्लस वाई के टर्म में। और वेलोसिटी ऑफ फिश जो हो जाएगा यही डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। तो dy बाई डी टी प्लस 1 बाई म्यू dx बाई डी टी। अब इसमें कहो माइनस साइन मैंने नहीं लगाया क्योंकि हमें स्पीड ही पूछा गया है, पर मतलब बेसिकली वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, स्पीड ही पूछा गया है। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू उठा के भर ली, तो आंसर 7/4 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन इस पे करो। ये मछली दिखा रखी है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस ऑफ द फिश एज सीन बाय द आई। यहाँ पे आई है, ठीक है, एक तुम हो घूर रहे हो यहाँ पे मछली को, और नीचे प्लेन मिरर लगा हुआ है इसके बेस में कंटेनर की, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे फिश है। तो इसकी तुम्हें 2 इमेज दिखाई पड़ रही होंगी, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। चलो जी इसका बढ़िया डायग्राम बना के समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो ये अपर एंड डेप्थ वाला कहानी समझ में आ जाएगा। देखो 2 इमेज कौन सी होगी, एक तो इस फिश से जो डायरेक्ट रे निकल के जा रही है, ऐसे यहाँ से फॉलो करना चालू करो, इस पॉइंट से रे ऐसे सीधे ऊपर गई, रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे आई, वो यहाँ पे दिख रही है इस जगह से। तो आप यहाँ से सोच सकते हो ना कि जो डेप्थ थी पानी सरफेस के नीचे, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ थी वो कितनी थी, h/2 थी ना।
तो जो अपेरेंट डेप्थ बचेगी, मतलब इस सरफेस से ये I1 की डिस्टेंस जो दिखेगी वो कितनी होगी, h/2 डिवाइडेड बाई म्यू, है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है D1, जिसको मैंने बोल दिया पहले वाले इमेज की जो डेप्थ है D1, दैट विल बी इक्वल टू h/2 म्यू। क्लियर है। D2 की वैल्यू हमें निकालनी है, D2 मतलब ये इमेज ये कहाँ पे बनेगी। अब ये D2 के लिए जरा समझो क्या हो रहा कहानी। दूसरी इमेज दिखाई क्यों पड़ेगी, इस मछली से एक लाइट रे निकली, इस मिरर से टकराई, इस मिरर से टकरा के वापस गई और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और फिर ऐसे निकल गई। ठीक है। तो अब देखो कि ये जो पहले फिश थी, इस फिश का मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इस फिश की अब इमेज बन जाएगी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। तो जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ये फिश है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज इक्वल टू h/2, उतनी ही डिस्टेंस नीचे h/2 पे यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर से। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ये सारी जो फिश से आके रेज जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही होंगी, वो सब लगेगा कि इस वाले पॉइंट से होके जा रही हैं। तो अब ऐसे सोच सकते हो, फिश, एक फिश यहाँ पे और एक फिश उसकी इमेज यहाँ पे है। ये इमेज की डेप्थ कितनी होगी, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक का h हो गया प्लस h/2, तो टोटल 3h/2 डेप्थ है उसकी। लेकिन अब इसमें से कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर ये तो लेकिन डेप्थ जो है वो पानी में थोड़ा ना है, मिरर के इस साइड पानी थोड़ा ना था। तो अरे मेरे लाल, ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन कंसीडर किया मिरर से। अगर मैं कहता कि यहाँ तक पानी है और इधर पानी नहीं है, तो पानी से एयर में निकलने के लिए रिफ्रैक्शन भी तो लेना पड़ता। क्या लिया मैंने? नहीं लिया। और अगर नहीं लिया तो इसका मतलब आई एम कंसिडरिंग दैट देयर इज अ वाटर हियर। फर्क नहीं पड़ता उस चीज से बच्चों, इस चीज को समझना कि अगर मैं कह दूं कि अब पानी नहीं है तो कैसा जा रहा होगा, तो फिर एक बार रिफ्रैक्शन भी लेना पड़ता हो। वो लेके करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो कंसिडर किया, मतलब कि बेसिकली रिफ्रैक्शन कंसिडर ही नहीं किया, दैट मीन्स हमने मीडियम की डिसकंटिन्यूटी कंसीडर ही नहीं करी। दैट मीन्स मीडियम इज सेम, जितना इधर था उतना इधर है। तो अब यहां से देखो 3h/2 डिवाइडेड बाई म्यू, तो 3h/2 म्यू हो गई डेप्थ D2 इसकी, इस वाले पॉइंट से। ये I2 इमेज जो बन रही है इस जगह से डेप्थ D2 की बन गई। अब ये I1 I2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो h/2 म्यू डिवाइडेड बाई 3h/2 म्यू, है ना। तो आ गया h/म्यू के बराबर। चलो जी, एक सवाल और, बिल्कुल हल्का सा हलवा सा शिफ्ट वाला क्वेश्चन कर लो। यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें दो अलग अलग इमिसिबल लिक्विड रखे हैं, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हाइट के का रीजन ले रहे हैं, और यहाँ पे नीचे एक कॉइन है। कितनी डेप्थ पे दिखेगा? अब कितनी डेप्थ पे दिखेगा उसके लिए h/म्यू तो d/म्यू तो लगा नहीं सकते, क्योंकि म्यू अलग अलग है। तो ऐसे सोच लो ना कि दो अलग अलग मीडियम से शिफ्ट होना है, उसका टोटल शिफ्ट निकाल लो। टोटल शिफ्ट विल बी इक्वल टू ti1 - 1/μi। पहले से निकाला, दूसरे से निकाला, ऐड कर दिया, दोनों की वजह से शिफ्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ ही तो होगा। टोटल शिफ्ट 13 सेंटीमीटर है। देखो इस ऊपर वाले की सरफेस से टोटल कितनी डेप्थ पे था कॉइन? 13 पे था। 13, 8 + 5 13 सेंटीमीटर पे 3 का और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो डेप्थ कितनी दिखाई पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर। चलो जी, अब इसके साथ एक कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे मिरर भी आ गया, फिर से कम बैक लिया मिरर ने। नेचर भी बताना है। नेचर का मतलब यहाँ पे रियल और वर्चुअल से है, कि रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को करा जाए। देखो मस्त। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे निकली ऐसे सीधे, यहाँ पे मुड़ेगी अंदर, रिफ्रैक्शन होगा, फिर बाहर ऐसे जाएगी। जब बाहर निकलेगी तो देखो यहाँ एयर में थी, और यहाँ भी जब एयर में जाएगी ना स्लैब से, तो सेम ही डायरेक्शन में जा रही होंगी। सेम मीडियम होगा तो सेम डायरेक्शन में, जब तक कि स्लैब ये कैसी रहे, पैरेलल रहे। तो ये रिजल्ट पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से रे ऐसे गई और इधर बाहर निकल गई, तो कुछ इस स्लैब की वजह से हो गया शिफ्ट। मतलब अब यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आदमी को लगेगा कि जिस डायरेक्शन में रे जा रही है ना, एक्चुअली उसके पीछे कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट, मतलब इस जगह पे होगा ऑब्जेक्ट, ऐसा लग रहा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये शिफ्ट एस की वैल्यू कितनी आएगी, वो फॉर्मूला लगा के निकाल लो। शिफ्ट एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी? t × 1 - 1/μ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये टोटल 32 सेंटीमीटर पे इस पोल से था,
2 और आगे बढ़ा दिया तो दैट मीन्स अब पोल से ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बन रही होगी इस जगह की, इस इमेज की डिस्टेंस हो गई अब 30 सेंटीमीटर। तो अब जब मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगा रहे होगे ना, ये मिरर फॉर्मूला जब लगाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितनी रखनी है, 30 रखनी है, क्योंकि सीधी सीधी तो वहीं से आ रही है 30 सेंटीमीटर से। तो u इक्वल टू -30, f इक्वल टू -20 पे v की वैल्यू -60। -60 मतलब इमेज बनी लेफ्ट में, टकरा के इससे मिरर से टकरा के लेफ्ट में फिर से रे लेफ्ट में ही जा रही हैं, -60 सेंटीमीटर पे, मतलब और दूर जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि वो कैसी इमेज बनेगी। अब देखो -60 यहीं पे अगर छोड़ दोगे ना तो फिर से गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद वापस में लाइट रे ना वापस फिर से इसी स्लैब से होके गुजरना है, और ये स्लैब खतरनाक चीज़ है, ये हमेशा शिफ्ट कर देता है। तो जब वापस आ रही होंगी तो देखो 2 केसेस होंगे हमारे पास। फर्स्ट केस, ए केस ये है, सेकेंड केस ये है। ए केस जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और सेकेंड केस में x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है। पहले वाले केस में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आई, ऐसे फिर से शिफ्ट हुआ इधर की तरफ। अब ये शिफ्ट कितना निकलेगा, फॉर्मूला तो वही है शिफ्ट का, तो सब कुछ सेम ही है, तो s इक्वल टू 2। तो 60 पे दिखना था, 2 सेंटीमीटर और लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया तो -62 सेंटीमीटर पे है। बट जो इमेज बन रही है वो फाइनली एक्चुअली देखो लाइट रे एक्चुअल में निकल के आके यहाँ पे मीट करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जो इमेज है दैट इज रियल इमेज। सेकेंड वाले केस में जब x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया, x ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, तो जब x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो गया तो लाइट रे जो है वो ये 50 की जगह कुछ और होना चाहिए था, 50 पे भी यही आंसर आ जाता। लेट मी चेंज दैट। चलो पहली बार ये सब बना के किया है, थोड़े थोड़े करेक्शन मिलते जा रहे हैं। एक्चुअली आंसर होता दोनों केस में रियल इमेज। आई शुड हैव चेंज इज टू ग्रेटर देन 60 सॉरी। तो अगर 80 होता तब ऐसे होता, यहाँ पे देखो 80 अगर होता डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो था ना 60 पे, तो ऐसे रे आके सीधे सीधे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तो ऐसे कन्वर्ज कर जाती, फिर रे ऐसे नीचे की तरफ और जाती, तब उसको मिलता कहीं पे स्लैब। तो ऐसे रे नीचे की तरफ ऐसे चली आती तब उसको मिलता, और फिर ऐसे शिफ्ट करके फिर ऐसे रे निकल जाती, तो लगता है यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअली तो यहाँ से आ नहीं रही है। उस केस में वर्चुअल इमेज मिलती। ये क्वेश्चन में बस x इक्वल टू हमें 60 से बड़ा कर लेना चाहिए था। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग लेंस फार्मूला पे। ठीक है, लेंस फार्मूला या थिन स्फेरिकल लेंस के फार्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लेंस क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी 2 कर्व्ड सरफेसेस हैं। कन्वर्जिंग लेंस है, अरे तो दोबारा हो गया, ओके एनीवेज ठीक है, पढ़ ही चुके हैं। डाइवर्जिंग लेंस, अच्छा इसमें डायग्राम थोड़े बढ़िया हैं, पहले वाला हटा देना चाहिए था। एनीवेज ये सब हम लोग कर चुके हैं। लेंस फार्मूला आ गया अब हमारा। तो लेंस फार्मूला क्या बताता है हमें? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f मैग्निफिकेशन v/u। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसा होगा? तो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये केसेस हम लोगों को पता होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस से दूर है ना, रियल ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इस तरह से बन जाती है। रे डायग्राम जो बार बार यूज करना है, वन रे डायग्राम, रे का जो यूज करना है दैट शुड बी कि जो पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाएगी, एंड अनदर जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो अनडिवेटेड जाएगी। तो जहां पे भी 2 रे रिफ्रैक्ट होके मीट कर गई, बाकी सारी भी हम मान लेंगे वहीं कर गई, तो ऐसे बनाया करेंगे। अभी अलग अलग केस हैं यार, ये 10th क्लास से ही पढ़ रहे होगे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होगी तो ऐसे वर्चुअल बन जाएगी। डाइवर्जिंग के लिए एक ही केस आता है रियल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, अरे बहुत आगे चले गए, चलो। और पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बतानी है इसमें। ये एक लेंस हो गया, है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है और 30 सेंटीमीटर दूर है। अब बताना है पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2। पहले इमेज की पोजीशन निकालो, तो वो आ गई 15 सेंटीमीटर, मतलब इस वाले पॉइंट के राइट में 15 सेंटीमीटर पे।
और वो कहाँ पे होगी, मतलब ऊपर नीचे में उसकी हाइट निकालनी है, तब कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकाल के। मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दैट इज 1/2। 1/2 मतलब पॉजिटिव नंबर आया, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज भी ऊपर ही होगी, बट उसकी साइज हाफ हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो उसका हाफ 1 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगी। तो फाइनल कहीं यहाँ पे इमेज बन रही होगी इस ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर आगे और 1 सेंटीमीटर ऊपर। चलो जी, ये भी सवाल लगाओ। अब यहाँ पे 2 लेंसेज लगा दिए, एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, फोकल लेंथ सबकी गिवन है, प्लस माइनस साइन तो आपको अपने हिसाब से ही सोचना है। 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, और दोनों ही केसेस में ऐसा बना रखा है कि पैरेलल रेज, अच्छा दूसरे वाले केस में दोनों ही कन्वर्जिंग है। ओके, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, इस तरह से, इससे रिफ्रैक्शन होता है, फिर इससे रिफ्रैक्शन होता है, दोनों से रिफ्रैक्शन के बाद फिर से पैरेलल हो जा रही है, तब कितनी डिस्टेंस होगी। और इस केस में ये वाला सिचुएशन है जब दोनों ही कन्वर्जिंग है, तब कितना होगा। चलो फटाक से इसको रे डायग्राम से करने की जरूरत है बच्चों। इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से करना चाह रहे हो तो टू बैड। रे डायग्राम्स के टर्म में सोचो, पैरेलल से आने वाली रे फोकस हो जाएंगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए या सिंपली कन्वर्जिंग लेंस के लिए। और दूसरे केस में ये देखो, पहला वाला केस देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट नहीं, इसमें सेकंड केस हमने पहले ले लिया, ये वाला केस ले लिया दोनों कन्वर्जिंग का, कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है तो 30 सेंटीमीटर पे जाके फोकस हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस जगह फोकस हो जाएंगी। और अगर दूसरे रे से फिर से कन्वर्ज होके यहाँ पे चली गई हैं पैरेलल में, तो इसका मतलब उसके फोकस से ही जा रही होंगी। तो दूसरे वाले और पहले वाले के फोकस जो है एक ही जगह पे है, तो पैरेलल रे फोकस पे, पहले वाले के फोकस पे फोकस हुई, और दूसरे वाले के फोकस से जाने वाली रे बेसिकली फिर से पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों के फोकल लेंथ जोड़ दोगे तो 40 सेंटीमीटर हो गया सेकेंड केस का आंसर। फर्स्ट वाले केस का बच्चों देख लो आंसर इसमें क्या है। फर्स्ट वाले केस में कि ये रे पैरेलल हो गई, 30 सेंटीमीटर पे जाके फोकस होती, ठीक है, लेकिन उसको फोकस होने नहीं दिया, बीच में ही हम लोगों ने डाल दिया ये वाला लेंस। और ये वाला लेंस इस तरह से डाला कि अब यहाँ पे देखो वो दूसरे के फोकस पे भी है, तो मतलब दोनों ही केस में आ रहा है, दोनों के फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि फोकस से जाने वाली रे जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी डाइवर्ज करके, है ना। रे ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला आइडिया होता ही है कि ऐसे अगर हम उल्टा करते कि यहाँ से इस वाले डाइवर्जिंग लेंस पे ऐसे रे उल्टी जा रही होती है, ऐसे जा रही होती, तो कैसे निकल जाती है, ऐसे बाहर निकल जाती, और हम बोलते हैं कहाँ से निकल रही है, फोकस से निकल रही। तो उसका उल्टा काम हो रहा है कि फोकस की तरफ अगर आ रही होती तो डाइवर्ज होके फिर से कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अब यहाँ से बेसिकली 30 माइनस 10 सेंटीमीटर कर देना है दूसरे की फोकल लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर। चलो ये शायद बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कहीं गलती ना हो, देखो एक बार पढ़ लूँ मैं। A thin convex lens forms a real image of a certain object p times its size. The size of the real image becomes q times that of object. चलो भाई इसको पॉज करो, इसको बढ़िया से टाइम वाइम दो, अच्छे से सोचो समझो। When the lens is moved nearer to the object by the distance a, find the focal length of lens. चलो जी इस क्वेश्चन को अब देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। इसमें एक हिंट तो दे दिया कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स देयर इज अ रियल ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट ए रियल ऑब्जेक्ट, और उसकी जो इमेज बन रही है वो बोल दिया कि रियल इमेज बन रही है ना। तो फोकस के बियॉन्ड ही होगा ऑब्जेक्ट, है ना। फोकस और पोल के बीच में अगर होता तब उसकी जो है वर्चुअल इमेज बनती, बट यहाँ पे बोल दिया, ये चीज़ तो क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब डायग्राम्स के केस में देखो, फर्स्ट केस में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। मान लो ऐसे ले लिया कि पोल से डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस x और y पे ऑब्जेक्ट इमेज ले लिए। सेकंड केस में है कि इस लेंस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट की तरफ बाय डिस्टेंस a, तो अब उसकी डिस्टेंस बची x माइनस a, और अब उसके सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से y डैश डिस्टेंस पे मान लो फाइनल इमेज बन गई। अब इन दोनों डायग्राम्स में देखो क्या चीज़ हो रहा है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है, राइट।
मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, फर्स्ट वाले फिगर में p के बराबर, ठीक है, तो y इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस विल बी पी एक्स। ये लेंस वाला फॉर्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u वाला, उससे एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले केस में पहुंचो, सेकेंड केस में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इज q, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, y बाई बेसिकली y बाई एक्स है ना, ठीक है, y बाई एक्स या v बाई यू, तो यहाँ से देख सकते हो v बाई यू वाले पार्ट से v की जगह हो जाएगा y डैश, u की जगह हो जाएगा x माइनस ए, तो सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो यहाँ पे भी सब जगह मैग्नीट्यूड ही दिया जा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी, इमेज डिस्टेंस इतनी, है ना, y की वैल्यू, फिर से लेंस वाला फॉर्मूला लगाओ और उससे हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे पहुँच गए। फिर ये जो दो इक्वेशन आ रही हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें x हमको एलिमिनेट कर देना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से 2 को, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल है, ज़्यादा कुछ बवाल नहीं है इसमें क्वेश्चन में, मुझे लगा अच्छा ही है। ठीक, चलो जी आगे चढ़ो। अब देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है 10 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वैल्यू ऑफ डी बतानी है जिससे ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी इसी जगह पे बन जाए, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह बनने के क्वेश्चन होंगे और वहां पे कहीं पे भी रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा होगा, बिना रिफ्लेक्शन के तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट सेम जगह, मतलब ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनेगा तभी जब वापस रे आ रही होगी कहीं से, है ना, और सेम पाथ से उसमें एक केस हमेशा ऐसा होगा, कई बार में वही इकलौता केस होगा, कई बार कुछ और भी केस बन सकते हैं, जहां पे लाइट रे किसी न किसी तरह से जब रिफ्लेक्शन उसका हुआ था ना, तो वो रिफ्लेक्शन अगर नॉर्मल इंसिडेंस वाला हो जाए तो लाइट रे वापस अपना रास्ता ले लेगी ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऐसा लाइट रे जा रही है ऐसे, और फाइनली किसी मिरर पे, किसी भी तरह के मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस इसका होता है, तो जैसे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ वो अपना रास्ता पलट लेगी, वापस आ जाएगी, तो जो जो करते हुए पीछे गई थी, रिफ्रैक्शन अगर हो रहा था तो रिफ्रैक्शन में भी अपना रास्ता पलट लेगी, तो जहां से आ रही थी ऑब्जेक्ट वहीं पे पहुंच जाएगी। तो अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में एक केस तो कंसिडर करो ही करो कि रिफ्लेक्शन जब हुआ तो वो नॉर्मल इंसिडेंस था, मतलब कि इस वाले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे ऐसे इस सरफेस पे एकदम नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है। तो एक केस तो वो हम लोग कर लेते हैं, और दूसरा केस ये वाला जो मैंने बता दिया अभी, दूसरा केस ये है। तो इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पता है, v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू है d के बराबर अगर कर दूं मैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू 30 आ रही है, और इस 30 की वैल्यू पे अगर d भी 30 सेंटीमीटर का होता है, मतलब जहां पे सिर्फ लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे भी इमेज बन रही है, जस्ट उसी जगह पे मैं इस मिरर का पोल रख दूं, तो होगा क्या कि कोई भी लाइट रे ऐसे देखो ब्लू कलर से ऐसे जा रही है, ब्लू कलर से ऐसे गई, इस वाले पॉइंट पे पहुंची, तो जितना एंगल ये नॉर्मल हो जाएगा ना, मिरर का नॉर्मल, तो यही वाली डॉटेड लाइन हो जाएगी। ओके, शायद दिख नहीं रहा हो आपको, सॉरी, दिस पॉइंटर हियर, ये वाली नॉर्मल हो गया इस मिरर के ऊपर, नॉर्मल के साथ जितना एंगल ऊपर बना के गई है उतना एंगल नीचे, मतलब ये ब्लू वाली लाइन ऐसे फिर इधर से टकराने के बाद इधर आ जाएगी, इधर आके फिर ऐसे यहाँ पहुँच जाएगी, तो वापस ले लिया इसने रास्ता। और इधर की तरफ जो रेड वाली रे जा रही है, ऐसे एरो बना रखे हैं रेड वाली, ये टकराने के बाद सेम एंगल से फिर वापस आ जाएगी यहीं पे, तो देखो जहाँ से चालू किया था वहीं पहुँच गई, इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट इमेज सेम जगह पे है। दूसरा केस ये वाला हो रहा होगा, देखो दूसरा केस इज मोर क्रूशल, स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जब भी ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कर रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा कि जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्मल इंसिडेंस दिखाओ। इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, नॉर्मल जिधर बनेगा, मतलब सेंटर से तो होके जाएगा ही, सर्कुलर चीज़ पे नॉर्मल सेंटर से होके जाएगा ही, तो ये मिरर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे बेसिकली इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इमेज डिस्टेंस तो हम वैसे फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, दिस डिस्टेंस शुड बी 30 में से ये f10 हो गया, तो यहाँ से पोल से ये वाली डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो हो गई 20, तो जो बचा d वो बचा कितना 10, तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास d की।
चलो जी एक क्वेश्चन और देखो। A point source of light is kept at a distance of 15 centimeter from a converging lens. ठीक है, on its optical center the focal length of the lens is 10 centimeter, its diameter is 3 centimeter. अच्छा जी, diameter भी है। Screen is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis of the lens. ठीक है, at the distance 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, देन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन। अब ये थोड़ा सा फिर से बनाओ, सॉल्व करो, थोड़ा ज्योमेट्री का भी हेल्प लो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग। चलो जी, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है -15, फोकल लेंथ पता है, तो इमेज निकाल लो 30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इधर पीछे से, इमेज तो इधर ही बनती है ना, कितने डिस्टेंस पे बनती, 30 सेंटीमीटर पे। तो इधर से जाने वाली रे जो होंगी सबसे एज पे, देखो इस लेंस के सबसे ऊपर से जो रे रिफ्रैक्ट होगी वो सबसे ऐसे एज से होते हुए जा रही होगी, तो इस वाले रास्ते पे जा रही है। इसके बीच में कहीं, इसके अंदर, लेंस के अंदर कोई और पार्ट पे जो रे जा रही होगी, ये वाली, वो रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पहुंच रही होगी। ये सीधी वाली रे इस तरह से पहुंच रही होगी। तो ऐसे आप देखोगे कि ये वाली रे और ये वाली रे ऐसे, चूंकि ये सर्कल है, आप 2D में देख रहे हो, ये बेसिकली जो लेंस है वो अगर इस साइड से, ओ की साइड से सामने से देखोगे तो दिखेगा तो कैसे, सर्कल ही है। तो सर्कल की एजेस से होके जो लाइन ये वाली जा रही है, बेसिकली एक कोन बना रहा होगा। ये पार्ट और ये पार्ट को ऐसे रोटेट करके इमेजिन करो, ऐसा ऐसा कोन बन रहा होगा। उस कोन का ये बीच में पार्ट फ्रस्टम काट दिया आपने, तो ये बेसिकली सर्कुलर पार्ट है जो एलिमिनेटेड रहेगा। यहाँ पे रेज जा रही होंगी रिफ्रैक्ट होके, जिसकी रेडियस मान ली r, वो हमें निकालनी आ रहा है। तो अब सिमिलर ट्राइंगल का यूज करना है इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के अंदर में। ये डिस्टेंस आपको 30 आ गई, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी कितनी, 20 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो बचेगी दैट विल बिकम 10, ठीक है। तो 1/3 साइड हो गया। तो अब यहाँ से देख लो 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई बेस 30 इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 10, ये वाली डिस्टेंस इज 10। तो यहाँ से रेडियस आ गई 0.5 सेंटीमीटर, तो एरिया आ गया π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक थिन लेंस से 16 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी रियल इमेज बनती है। If the object is kept at a distance 6 centimeter from the same lens, the image formed is virtual, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब 6 से बड़ी है। If the size of the image formed are equal, अच्छा साइज इक्वल है दोनों ही केस में, then find the focal length of the lenses। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखो इसका। आप सोचो, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। एक केस में रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड ऐसी बन रही होगी, रियल इमेज दूसरी साइड बन रही होगी। दूसरे केस में देखो कि यहाँ पे हो रहा है वर्चुअल इमेज तभी बनेगी जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, और उस केस में हमें पता है कि वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब सेम साइड ही बन जाती है दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमेज का साइज सेम है, इमेज का साइज सेम है, इमेज का साइज सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में सेम है। तो ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम, इमेज का साइज सेम बन रहा है, तो कहना है सेम, मैग्निफिकेशन भी सेम होगा। मैग्निफिकेशन विल बी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो चेंज ही नहीं कर रहे, तो हाइट ऑफ इमेज भी अगर सेम है तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन भी सेम है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में मैग्निफिकेशन को हमें सेम कर देना है, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड्स को सेम करना है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। एक केस में देखो इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक केस में इरेक्ट इमेज बनती है। तो मैग्निफिकेशंस आर नॉट सेम ऑब्वियसली, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, साइजेस सेम बन रही है। तो y/6 इक्वल टू x/16, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट हो गया y/6, v/u वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इक्वल टू x/16। यहाँ से y की वैल्यू इतनी आ गई। अब लेंस फार्मूले में वैल्यू ही पुट करना है। अब पहले वाले केस के लिए, केस 1 के लिए 1/x प्लस 1/16 इक्वल टू 1/f। दूसरे वाले केस के लिए यहाँ पे लिख लिया 1/-y प्लस 1/6 इक्वल टू 1/f। और इन दोनों को सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी अपने आप ही 11 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों, यहाँ पे एक जगह पे थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई थी।
ये वाला पार्ट L1 होगा। बेसिकली ऐसे समझो कि एक कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस 4L फोकल लेंथ का रखा हुआ है और इससे पैरेलल रेज या जैसी भी रेज आ रही हैं बेसिकली इससे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे एक इमेज बन रही है h हाइट की इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे O पॉइंट मान लो, O से A पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस 2L पे है, O एंड L1 एंड L2 के बीच की डिस्टेंस 2L, L1 एंड L3 के बीच की डिस्टेंस 3L है और फोकल लेंथ वगैरह सबकी गिवन है। तो फाइनल इमेज की आपको हाइट बतानी है। तो अब देखो 3 जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा था जिनमें से एक से रिफ्रैक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आपको गिवन है। तो आपको L1 से क्या हो रहा है वो पता करने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है। L2 से क्या हो रहा है और L3 से क्या हो रहा है ये निकालने की जरूरत है। तो L2 से क्या हो रहा है वो निकाल लेते हैं पहले। तो L2 वाले पार्ट के लिए देखो यहाँ पे भी गलती से ये L1 लिखा आ गया है, लेट मी चेंज दैट। L2 से अब विजुलाइज करना बच्चों, डायग्राम्स कई बार लगेगा कि यहां से वहां जाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। देखो इस L2 के रिस्पेक्ट में इस वाले लेंस L2 से, ओके पॉइंटर नहीं आ रहा है, चलो यहां पे आ जाओ। देखो लेंस A या लेंस L2 से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, देखो O से है 4L और इस लेंस L2 की ऑलरेडी है 2L। तो A वाले पॉइंट से इस वाले इमेज की डिस्टेंस जो है, जो कि अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस लेंस L2 के लिए, वो डिस्टेंस है 2L यहां से यहां तक। तो ऐसे सोच सकते हो कि इस लेंस के रिस्पेक्ट में इस लेंस से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे, 2L डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर रखा हुआ है जिसकी हाइट h है। ठीक है, तो अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी इक्वल टू 2L, फोकल लेंथ -L है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, ठीक है, ऊपर की तरफ है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, फॉर्मूला लगाओ v इक्वल टू uf बाई u प्लस एफ, उससे आ रहा -2L, माइनस मतलब पीछे की तरफ बनेगा। मैग्निफिकेशन निकालोगे तो -1 आ रही है, दैट मीन्स कि हाइट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर था तो अब इमेज इसकी बन जाएगी नीचे ऑफ सेम साइज। तो अब इमेज देखो कि इस वाले लेंस L2 के लेफ्ट की तरफ 2L डिस्टेंस पे हो गई। अब हमारा बचा रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस L3। L3 से कितनी डिस्टेंस पे है बता सकते हो आप लोग? L2 के लेफ्ट में इमेज बनी कितनी डिस्टेंस पे, 2L पे। तो L3 से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, L2 एंड L3 के बीच की जितनी डिस्टेंस उतनी ऐड कर दें, दैट इज L ऐड कर दें। तो लेंस L3 के लेफ्ट की तरफ 3L डिस्टेंस पे बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि अब रिफ्रैक्शन करेगा L3 से। तो अब यहां से रिफ्रैक्शन एट, इसमें भी ये वाली चीज गलती हो गई है, L3 देखो कंसीडर करो, फाइनल वाला जो लेंस है ये वाला L3 लेंस, दिस L3 लेंस जो कि 3L पे रखा है और इसके लेफ्ट में 3L डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था जो कि बना था इमेज इस वाले डायग्राम में। इस डायग्राम में जो इमेज था अब वही ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे काम करेगा। तो इसके लिए देखो u इक्वल टू -3L, फोकल लेंथ इज 2L, गिवन है कि L3 का फोकल लेंथ 2L है। फिर v की वैल्यू निकालो तो -6L आ रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ -6L। यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालोगे तो v बाई यू करके आ जा रहा है 2। तो एक रिफ्रैक्शन हुआ जिसमें मैग्निफिकेशन -1 आया, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो इससे बनी वो हो गई इन्वर्ट, सेम रही, इन्वर्ट हो गई। और दूसरे वाले से जो हो गया बस वो 2 टाइम्स हो गया, कोई इन्वर्जन नहीं, 2 टाइम्स। तो नेट में अगर देखोगे टोटल मैग्निफिकेशन, तो अगर आपके पास मल्टीपल रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस या रिफ्लेक्शन भी उसमें आ रहा है, केस बन रहे हो, तो जितने मैग्निफिकेशन अलग अलग बार आते जाएं सबको उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो नेट मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -2। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ h हाइट का था तो फाइनल इमेज जो बनेगी 2h हाइट की बनेगी नीचे की तरफ, हाइट 2 होगी, बनेगी नीचे की तरफ। चलो जी, अब आते हैं एक एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, इस सेटअप में एक ऑब्जेक्ट और एक फिक्स स्क्रीन के बीच में अगर लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस को अगर मैं पोजीशन चेंज करते रहता हूं तो दो ऐसी जगह मिलती है जहां पे इस वाले ऑब्जेक्ट की इस स्क्रीन पे ही इमेज बन जाएगी। 2 पर्टिकुलर जगह मिलेगी, एक ये फर्स्ट वाली जगह मैंने लिखा रखी है, यहां से पे देखो इस ये वाली डार्क ब्लैक वाली रेज जो है
कन्वर्ज हो जा रही हैं इस वाले पॉइंट पे, और एक दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है जहाँ पे ऐसे रे जाके फिर इसी पे कन्वर्ट हो रही हैं। अब ध्यान से देखोगे ना तो दीज सिचुएशंस आर एक्चुअली आइडेंटिकल इन अ सेंस कि जो फर्स्ट सिचुएशन है उस फर्स्ट सिचुएशन में अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई पे रख देता ना तो इमेज ओ पे बन जाती, और बिल्कुल वही काम सेकेंड वाले में हो रहा है। बेसिकली इफ आई से कि ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस फर्स्ट सिचुएशन में x है और लेंस से इमेज की डिस्टेंस y है, तो ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जा रही है। सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से y हो जाएगी और इमेज की डिस्टेंस x हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, उसमें वही चीज़ तो है कि वो चीज़ स्वैपेबल है ना, v एंड u सेम रख दोगे वैल्यूज तो आ ही जाएंगी अपने आप ही 1/v - 1/u में। ठीक है, तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि इस चीज़ का यूज़ क्या होता है। ये चीज़ यूज़ करी जाती है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए। इसमें एक टर्म होती है कैपिटल D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। एक होती है कि लेंस की दो पर्टिकुलर पोजीशन जिनके बीच में इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज यहाँ पे बन जाती है स्क्रीन पे, उन लेंस की दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस इज स्मॉल d। तो हम स्मॉल d कैपिटल D जो है एक्सपेरिमेंट में मेजर कर लेते हैं और उससे f निकल जाता है। कैसे निकलता है देखो, टू पोजीशंस है, एक में u = फर्स्ट वाले पोजीशन की बात करो, सिर्फ फर्स्ट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -x, इमेज डिस्टेंस इज कैपिटल D -x। ये लेंस मेकर लेंस वाला फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से देखो x में आ गई क्वाड्रेटिक, x में अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज होंगी, पहली वाली वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में है, दूसरी वाली वैल्यू सेकंड सिचुएशन में है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब x2 - x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज बेसिकली x1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज बेसिकली x2। तो x2 - x1 डिफरेंस ऑफ द रूट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखते हो, √ ऑफ द सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर -4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक से सम ऑफ द रूट्स लिख लोगे -b/a दैट इज d इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a दैट इज df, वो वैल्यू रखोगे, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से आ गया। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर में जो पूरा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव अगर है ना तो ये फॉर्मूला तो कई बार बच्चे याद रख लेते हैं, f = कैपिटल D² - स्मॉल d² / 4d, ये तो याद रख लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं है तब तक ये एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा। यू विल नॉट गेट 2 इवन 1 पोजीशन, एक भी नहीं मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो इसके दोनों रूट रियल आएंगे या तो जो है कि दोनों ही इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब एक रूट का कोई मतलब नहीं है। एक रूट बेसिकली वो वाली कंडीशन हो गई जब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, बेसिकली रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, तो वो चीज़ की बात नहीं हो रही है। आपकी D की वैल्यू 4f से बड़ी होनी चाहिए ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वरना आप अगर आपने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कम रख दी तो लेंस को कहीं भी घुमाते रहो आपकी इमेज बनेगी नहीं यहाँ पे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें होता है कि ऑब्वियसली चूंकि सिचुएशन स्वैप हो रही है, एक में डिस्टेंस x, एक में d - x, दूसरे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d - x, इमेज डिस्टेंस x है, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली उल्टे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन विल बिकम 1। इस पे उस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से इमेज की हाइट एक बार इतनी आई, एक बार इतनी आई, तो ऑब्जेक्ट की कितनी होगी। तो बेसिकली लिख सकते हो इमेज की हाइट फर्स्ट कंडीशन में I1 प्लस इमेज की हाइट सेकंड कंडीशन में I2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट का स्क्वायर। ये बेसिकली वही रिजल्ट आएगा m1 m2 = 1 से। मैग्निफिकेशन का रेशियो बता रखा है, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, एक केस में हाइट, दूसरे केस में हाइट का रेशियो जो है 4 है, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन का रेशियो 4 है। तो m2 = 4 टाइम्स m1, m2 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो यहाँ से सॉल्व होकर निकल आएगा कि m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट पहले वाली सिचुएशन में ये x डिस्टेंस पे है और स्क्रीन y डिस्टेंस पे है, तो y/x = 2 करके y = 2x आ गया। और ये रख के अब हम सीधा लेंस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -x, इमेज डिस्टेंस इज y दैट इज इक्वल टू 2x। रखो x की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो जो d है यही हमें निकालना था, दैट वाज y - x दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर।
अब ये तो हो गया बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, है ना। बीच की डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, उठा के फॉर्मूला उठा के चिपका दो। f इक्वल टू 40, स्मॉल d इक्वल टू 10√17, तो कैपिटल D की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। कैपिटल D की वैल्यू क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रही है, दैट मीन्स दे विल हैव टू वैल्यूज, बट वो नेगेटिव वाली वैल्यू तो ऑब्वियसली हमें लेना ही नहीं है। तो 170 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं था।